अतीत के उन्हीं घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाएगा जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई हो। तो यानी कि सही घटना, और सही घटना कैसे मानी जाएगी, जब आप उस पर प्रमाण दोगे। हम वहां पर विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत थोड़ी ना ढूंढेंगे कि मेगास्थनीज लिखा कि नहीं लिखा, फायान लिखा कि नहीं लिखा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि सर डेमो से कुछ डिसाइड नहीं होता है, और हम इस बात को अच्छे से मानते हैं कि 1-2 दिन के डेमो में आप लोगों को जज कर पाना बड़ा मुश्किल है ना। आप लोग बड़े कलाकार होते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। अच्छा, यानी कि बराबर बराबर की संख्या है, कट गई। आप दोनों में हैं क्या, उस वाले में भी इस वाले में भी? ओहो, आप में से ऐसे कितने योद्धा हैं जिनको डेमो से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता? अपने को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, अपने को क्लास करना है और अपनी रणनीति पर कायम रहना है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, लगभग मुझे लग रहा है कि 12 से 13 वर्ष हो गए शैक्षणिक कार्य करते हुए हमें, और 6 से 7 साल तैयारी हमने की। तो लगभग मान के चलिए कि 18-19 साल कंपटीशन में बने रहना, और फिर बाकी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मिल करके काम करना, यही अपना अब तक का इतिहास रहा है। तो इतने सालों में हमें ये समझ में आया कि होता क्या है कि कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मध्यम क्रम के बल्लेबाज होते हैं, कुछ किसी एक विशेष क्षेत्र में ही अपने कार्य कौशल कुशलता से निपुण होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सभी में थोड़ी थोड़ी चीजें, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और इन सब का संगम समारोह इन सब बैच में होता है। अब सफलता जो है, कई बार क्या होता है कि उनमें से किसी एक क्षेत्र में जो निपुण होते हैं उनको भी मिलती है, जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं उनको भी मिलती है, और फिर 1 से 2 में जो निपुण होते हैं उनको मिलती है। और हम और आप ये पूर्वाग्रह बना लेते हैं। जैसे पूर्वाग्रह का मतलब कि पहले से ही किसी भी अवधारणा को अपने आप में मजबूत कर लेना कि ऐसा है, इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड था। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का रिजल्ट होता है किसी एक फील्ड में ही वो एक्सपर्ट होता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि किसी एक फील्ड में ही एक्सपर्ट था और उसी में ये मेहनत किया है। क्या कि ये चक्र है, रोटेशन है, चलता रहता है। कभी सिलेक्शन आप ऐसे लोगों का देखेंगे जो आपके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, जो कई फील्ड में बहुत जानकार होते हैं। कुछ ऐसे आपके आसपास होंगे कुछ बच्चों के जो किसी एक विशेष क्षेत्र में। तो अब ये क्या बोलिएगा कि भाई जिनके अंदर मल्टी टैलेंटेड, इसके मन में ये भावना आ जाएगी जो क्वालिटी होगी उसका सिलेक्शन होगा। ये बोलेगा कि नहीं, किसी एक विशेष क्षेत्र में जिसकी जानकारी होगी उसका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार की चीजें, और हकीकत क्या है उससे कोई भी छात्र रूबरू नहीं है। हकीकत यह है कि सभी का सिलेक्शन होता है, बशर्ते कि जिस समय काल में वो विद्यार्थी जिस तरह की स्ट्रेटजी को, रणनीति को अपना रहा है। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आप अपनी मौलिकता को नहीं खोएंगे। आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं तो भी इतना आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि हमारा तो सिलेक्शन तय है, या आप बहुत खराब हैं तो डिमोरलाइज नहीं होंगे कि हमारा तो नहीं होगा। तो इन सब चीजों से एकदम पहले फ्री हो जाइए। मैं आपको खुद बता दूं, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, बहुत बढ़िया विद्यार्थी था। जब मैं तैयारी करने गया तो कहीं न कहीं मैं इस भावना से ग्रसित हो गया कि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और हमारे आसपास के जो लोग थे उनकी एकेडमिक देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारी तुलना में पीछे थे, एकेडमिक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर लगन और मेहनत जबरदस्त थी। उनका अपना उद्देश्य सब कुछ क्लियर था, वो लगे रहे, और परिणाम ये हुआ कि कहीं न कहीं हम अति आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का शिकार हुए, और वो लगे रहे परसिस्टेंट किसी एक विशेष कार्य पर, और वो सफलता उनको अर्जित हुई। तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना है। वे विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर वो लगे रहते हैं तो बहुत कम समय में उनका रिजल्ट होता है और अच्छे रैंक के साथ। दूसरी, वे विद्यार्थी जो मध्यम क्रम के हैं, ठीक है, मेहनत पर भरोसा रखते हैं, तो विश्वास करिए 90% रिजल्ट जो है इन बच्चों का होता है जो लेबोरियस होते हैं, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड विद्यार्थी 10% होता है।
तो सिलेक्शन सबका होता है, उन्हीं का नहीं होता है जो खुद नहीं चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका नहीं होगा, और आपको अगर आप चाहेंगे तो किसी की जरूरत भी आपको ऐसा नहीं है कि बिना उनके हमारा नहीं हो सकता है। तो खुद की मेहनत पर, खुद पर आप विश्वास करिए, भरोसा रखिए, वही आपको इस पार से उस पार ले जाएगी। एक दो बात और करके फिर मैं अपने टॉपिक पर चलूंगा। एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक हिंदी में कहावत है कि खुद ही मरे मोक्ष मिलता है। अगर स्वर्ग देखना है ना तो खुद ही आपको जाना होगा। हमारे जाने से अगर आप स्वर्ग देखते तो हम सबको एक एक करके स्वर्ग दिखा देते। तो स्वर्ग देखने के लिए क्या है, खुद ही आपको जाना होगा। यानी कि स्वर्ग जैसा वातावरण, स्वर्ग जैसा माहौल बनाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करना होगा। दूसरे पर निर्भर रह करके अगर आप करेंगे तो वो चीजें कभी नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचिए कि शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बस, और इनके इतिहास विषय को हम पढ़ लेंगे और इनके साथ कक्षा कार्यक्रम में हम बने रहेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, तो रत्ती भर नहीं होगा। अगर इस विश्वास मतलब इस बात के साथ अगर आप क्लास कर रहे हैं तो पहले से इस बात को ध्यान रखना है। जब तक आप खुद कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मुन्ना, मेरा लगभग इतने साल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि हमने बहुतेरे विद्यार्थियों को देखा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेट के, और उन विद्यार्थियों की जो कार्य करने की क्षमता, कला या हमारा जो अनुभव उनके बीच में रहा, उनसे जो हमने, अच्छे विद्यार्थी जो सफल हुए, उनसे जो हमने सीखा, उन सब चीज का अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति और आपके कार्यों में सफलता भूमिका निभाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप लोग ऐसे विद्यार्थी हैं कि आज से पहले जितने भी बैच हमने पढ़ाया सबका अनुभव आपको मिलने वाला है। आपके बाद जो अगले बैच में हम जाएंगे तो फिर उनको आपके बैच का भी अनुभव मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं यही समझ पाया कि रिजल्ट उन्हीं का आया जिन्होंने खुद मेहनत किया, खुद कड़ी मेहनत। अब आप कहोगे सर कि फिर आपकी भूमिका क्या होती है? यह प्रश्न तो लाजमी आपके बीच से उठना चाहिए ना कि आपकी भूमिका क्या होती है या कोचिंग की भूमिका क्या होती है। भाई हमारी भूमिका मतलब कि कोचिंग की भूमिका। तो कोचिंग की भूमिका का एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको मैं बोल दूं ताकि आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, तो जो एक भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस बात को दिमाग में बैठा लेंगे तो लंबे समय तक आपको वो चीजें बड़ी लाभकारी हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपका डेस्टिनेशन है कि आपको यहां पहुंचना है, ठीक है, इस मंच तक आपको आना है। तो लास्ट में बैठा हुआ, अपना एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी भी विद्यार्थी को ले लेते हैं। मान लीजिए इस पंक्ति का विद्यार्थी है, इस पंक्ति का विद्यार्थी है और इस पंक्ति का विद्यार्थी है और लास्ट में बैठा हुआ है। अब उसको यहां के बारे में, और इसको आप बीपीएससी समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, बीपीएससी। यहां के बारे में पहुंचने में उसको कोई आइडिया नहीं है, एकदम वो न्यू कमर है, फ्रेशर है, उसको तनिक भी कोई जानकारी नहीं है, वो अपना एकेडमिक पूरा करके आया हुआ है। अब वो तैयारी करने के लिए बैठ गया। हमारी क्या भूमिका है समझ लीजिए, लेकिन हमारी भूमिका क्या है उस बात को कहने में भी हमें कठिनाई नहीं होती है, इस एग्जांपल से समझ लो। अब वह जो है उनका डेस्टिनेशन, उनका गंतव्य यहां तक आना है। अब जाहिर सी बात है कि वह वहां से यहां तक आएंगे तो एक दूरी, एक डिस्टेंस उनको तय करना पड़ेगा, दूरी तो तय करना पड़ेगा ना। और जब आप डिस्टेंस तय करोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। एक दूरी आप तय करते हो तो समय लगता है कि नहीं लगता है। अब देखिए उनको इस रास्ते में, जो रास्ते हैं यहां तक आने में, जो डिस्टेंस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब वो विद्यार्थी चलना शुरू किया, उसको कुछ भी नहीं पता है। जब वह चलना प्रारंभ किया तो मान लीजिए कि इस पंक्ति का विद्यार्थी है और कोई एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसको वहां पहुंचना है, समय दे दिया, इसको ये नहीं पता है कि थोड़ा सा हम बगल में इधर आ जाएंगे तो इस बीच रास्ते से हम जाएंगे तो इसमें कोई बाधा नहीं है और हम आसानी से जो है जा सकते हैं। इसने क्या किया, इस सीट से चढ़ा फिर नीचे उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा। ये अपना डेस्टिनेशन देख रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे जा रहा है, सीट पर चढ़ करके उतर करके, चढ़ करके उतर करके, चढ़ करके उतर करके। तो धीरे धीरे डेस्टिनेशन के करीब तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको एक निश्चित समय दिया गया है, उस निश्चित समय में आपको पहुंचना है। लेकिन जब ये सीट पर चढ़ेगा और उतरेगा तो डिस्टेंस अधिक होगा कि नहीं होगा। एक सिंपल सी बात आप समझिए। तो अब देखिए यहां से चला और फिर इसके बाद ये इस पर चढ़ा फिर उतरा, फिर इस पे चढ़ा फिर उतरा, इस पे चढ़ा ये उतरा,
इस पे चढ़ा, ये उतरा, ऐसे करते 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 और यहां इसको आना है। कहां आना है? यहां पर आना है। अब आप एक सिंपल सी बात समझिए, इतना तो जनरल मैथ पढ़े होंगे। एक लाइन ऐसे यहां सीधी खींच दी जाए और इस लाइन में, इसमें डिस्टेंस किसमें दिख रहा है? देख, ऊपर वाले कर्व में है कि नहीं? आर यू वेटिंग माई पॉइंट? आप एग्री हो इस बात से कि नहीं? तो एक बात बताइए कि जब इसमें अधिक है और इसको आपने तय करना शुरू किया, आपको दिख रहा है कि आपका लक्ष्य यहां है, और आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन दूरी अधिक तय करने की वजह से जो आपको टाइम दिया गया है, निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए कि आप दिए गए समय में यहां नहीं पहुंच पाएंगे, मान करके चलिए। और अगर आपको लगता है कि आप यहां तक पहुंच गए और बहुत तेजी करते हैं कि नहीं हमें बहुत तेजी करना है, तो निश्चित रूप से इन सभी जगहों में आप फिसलेंगे जरूर और आप गिरेंगे भी, चोट भी लग जाएगा। बहुत संयोग की बात है, बहुत संयोग की बात है कि हो सकता है कि आप गिरते पड़ते यहां तक पहुंच जाएं और आप क्या हो जाएं? सफल हो जाएं। लेकिन आपकी सफलता को जब बाकी के लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये सफल हो गया और हम भी इसी कार्य से सफल हो सकते हैं, और फिर इसी आदत को अपना लेंगे। लेकिन इस संघर्ष को, इस कठिनाई को वो कभी फील नहीं कर पाएंगे जब तक वो वहां पर वो उस व्यक्ति को देखेंगे। जब चलना शुरू करेंगे तब उनको समझ में आएगा। संयोग ऐसा था कि यह यहां से जैसे तैसे करके पहुंचा, लेकिन सबके साथ संयोग नहीं काम करता है, इस बात को बखूबी आप जानते हो। दूसरा, एक विद्यार्थी ऐसा है, अच्छा ये कोचिंग नहीं लिया था, अपने से यहां पर सफल हुआ। दूसरा एक विद्यार्थी वहां से चलना शुरू किया, संयोग ऐसा था कि कॉर्नर पर बैठा था और वो वहां से इस रास्ते को पकड़ लिया। किस रास्ते को? सीधे वाले रास्ते को। और इसको पकड़ा तो इसको डिस्टेंस कम तय करना पड़ा। डिस्टेंस अगर कम तय करेगा तो टाइम कम लगेगा, और ये आकर के यहां पर सफलता को प्राप्त कर लिया दूसरा विद्यार्थी। अब देखिए, पहला भी प्राप्त किया, दूसरा भी प्राप्त किया, लेकिन पहले की तुलना में दूसरे को जो सफलता प्राप्त हुई वो काफी आसान तरीके से प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा कि ऐसे ही रास्ते मिलेंगे और ऐसे ही सफलता प्राप्त होगी। तो ये बाकी के लोगों को बताएगा, अरे यार तुमको क्या फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करो, बहुत सिंपल सा है। और दूसरा जब तैयारी करना शुरू कर देता है इसके कहने पर, तो क्या पता कि वो इस वाले रास्ते पे चल रहा हो, उसको लगेगा अरे यार हमको तो बेवजह फंसा दिया। और दोनों संयोग से, और मैं यहां पर खड़े होकर के दोनों विद्यार्थियों को देख रहा हूं, बशर्ते कि ईश्वर ने मेरे मुख को बांध रखा है कि जो अपने मन से चल रहे हैं उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं ऐसे देख रहा था। उसको भी देख रहा था जो चढ़ करके सीढ़ी से उतर करके चढ़ करके आ रहा था, और मैं उसको भी देख रहा था, मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी जब इस तरीके से असफल हुआ, तो भाई उसको तो दूसरे का रिजल्ट देख करके वो शुरू कर दिया था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि वो अमूमन इस रास्ते पर आ गया। तो हमारी भूमिका क्या होती है कि जब आप तैयारी करने के लिए जाते हो, अच्छा इससे आप पूछोगे तो सफलता को बहुत आसान बताएगा, इससे आप पूछोगे तो बहुत कठिन बताएगा। वो बोलेगा अरे भाई जैसे तैसे मेरा हो गया, लेकिन आने वाले जनरेशन में हम किसी को तैयारी करने के लिए नहीं बोलेंगे। और ये क्या करेगा? पूरे परिवार को बीपीएससी की तैयारी कराएगा। लेकिन जानते हैं कि बीपीएससी की तैयारी पूरे परिवार को कराएगा, रास्ते तो आसान है संयोग से, लेकिन ये भी तो होना चाहिए, दिमाग भी तो होना चाहिए। तो पता चला कि ये बहुत कम है ही नहीं, तो भी मतलब नहीं बनेगा। अब आप जरा समझिए, हमारी भूमिका क्या होती है कि मान लीजिए एक स्तर पर आपके दिमाग है, सो रहे हैं क्या? हा ओहो। एक कहावत है कि सकल कर्म कर थकें गोसाई। जब सब कर्म व्यक्ति कर लेता है तब थकने लगता है। इस मंच पर वही आता है जो सभी कर्म कर लेता है। तो इस बात को आप अच्छे से अवगत रहिएगा, हम सारे कर्म कर चुके हैं, जितना जितना आपके दिमाग में आता है, इसीलिए हम यहां पहुंचे, नहीं तो हम कमीशन पहुंचे होते। आप अभी एक पार्क में बैठे होंगे, दिल्ली का कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां हमने शोभा न बढ़ाया हो। तो इस बात को, और जो मैसेज आज आप लोग करते हैं उसका कई हजार मैसेज हो चुका है। अलग बात है कि एक साथ 10 को करते थे तो 2 का तो रिप्लाई आता ही था। तो नींद इसलिए आ रही है बाबू कि रात में नहीं जगना चाहिए। अच्छा, अगर रात में जगिए भी आप लोग तो मतलब 12 बजे के पहले सो जाइए।
क्योंकि जैसे 12 बजेगा उसके बाद जगेंगे तो फिर मान लीजिए मैसेज तो भेज रहे हैं, मैसेज तक तो ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद चित्रात्मक संप्रेषण करने लगते हैं, चित्र भेजने लगते हैं। अच्छा, ये सब वही है जो समझ रहा है। जब चित्र भेजने लगते हैं तो इनकेस कई बार क्या होता है कि चित्र बहुत नहीं अच्छे से दिखता है, पहचान करने में मुश्किल होती है, तो जूम करते हैं। अब वो जो जूमिंग प्रक्रिया होती है और जो चित्र, अच्छा ऐसा नहीं कि हम उसी को बोल रहे हैं, हम कई लोगों को भी बोल रहे हैं इस माध्यम से, तो जो चित्रात्मक संप्रेषण होता है वो कब 3 से 4 बजा देता है समझ में नहीं आता है। गलत करें तो रोक दीजिएगा। सभी लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होंगे, इसके बाद 4 बज जाता है, फिर आप सोने का प्रयास करते हैं तो समस्याएं आती हैं, फिर क्लास में वो एक्टिविटी दिखने लगती है। 11 बजे के बाद चित्र उत्र मत भेजिए, है ना। इसीलिए हम शिक्षक, इसलिए तो आपको रोक रहे हैं। हम शिक्षक बनने से पहले हम भी चित्र उत्र भेजते थे, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना कि शिक्षक बन गए, तभी तो तुमको सिखाने के लिए आए हुए हैं कि कितने बजे चित्र भेजना है, कब नहीं भेजना है, कितने साल तक नहीं भेजना है, ठीक है। और अगर भेज ही दिए हो तो जूम नहीं करना है। अच्छा, कितनी बड़ी समस्या आती है, मान लो आपने मैसेज कर दिया उनको, जिनको भी आप मैसेज कर रहे हैं, थोड़ी सी बात ट्रैक से हट गई, सुन लीजिए। मैसेज आपने कर दिया, अब मान लीजिए यहां से आपने मैसेज किया, एक सिंपल सी बात है ना, आप मैसेज करते हैं, मैसेज हर कोई करता होगा, जो उम्र अवस्था है उसमें तनिक भी इस बात को कहने में कठिनाई नहीं है। तो आपने हाय लिखा, उधर से हेलो आया, आपने हेलो लिखा, उधर से हाय आया, फिर आप लिखते होंगे कि है ना कि आर यू इंटरेस्टेड या जो भी है, तो नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अरे व्हाई नॉट, क्यों नहीं, फिर ऐसे करके। अच्छा, फिर आप लिखते होंगे अच्छा मैं एक बात बोलूं। और जैसे ही इस सेंटेंस को तुम लोग बोलता होगा कि मैं एक बात बोलूं, देखिए हमारे सहयोगी वो भी खुश हो रहे हैं, इन्होंने इस बात को हमको बताया था। और जैसे ही आप इस बात को बोलते हैं कि मैं एक बात बोलूं, तो उधर से देखिए तुरंत रिप्लाई आता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। फिर आप लिखते हो, बोल दिया था क्या ऐसे, फिर आप लिखते हैं बुरा तो नहीं मानोगे, तो उधर से आता है नहीं 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 क्यों बुरा मानेंगे, हाँ बुरा मानने वाली बात होगी तो बुरा मानेंगे, तो फिर आप लिखते हैं नहीं फिर मैं नहीं कहूंगा, अरे नहीं 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 कहो कहो कहो, बुरा नहीं मानेंगे। अब इसके बाद आपको इतना ताकत दे दिया जाता है कि फिर आप उस बात को कह ही देते हैं जिसको अंदर कई दिनों से दबाए हुए, जिसकी वजह से आप बेचैन हैं। क्या है? बेचैन है। और जैसे आप उस बात को बोल देते हैं, उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। तब वक्त लगता है कि ओहो हो, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्यों ऐसा हमने कर दिया, भगवान जाने सुबह क्या होगा। नजर मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे छोड़ दीजिए, नजर तो मिला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है कि थोड़ी देर के बाद फिर आता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तेरी सोच ऐसी होगी। फिर इसके बाद एक दिन के बाद मैसेज आता है कि कोई बात नहीं, अगर सोच ऐसी है तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। चीजें फिर आगे बढ़ने लगती है। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, तो बाबू नहीं सोना चाहिए, हम कोई मदारी थोड़ी दिखाने आए, डमरू बजा रहे हैं, डम 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 ऐसे सो रहे हैं, ऐसा शर्ट और देखिए खोल के कैसे जान इब्राहिम लग रहे हैं, है ना, वो कितनी दिक्कत हो जाती है। समझिए क्या बता रहे थे बाबू। हाँ चलिए, ये तो हास्यास्पद बातें। देखिए जब तक हम व्यवहारिक नहीं रहेंगे आप उस जगह पर नहीं आ पाएंगे। और मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं कि अगर मैं इतने सेंटर पे नहीं पढ़ाया होता, इतने लोगों को नहीं देखा होता, तो मैं शायद नहीं कह पाता। तो इसीलिए सारी चीजें आपके सामने होती हैं। और फोन कॉल आए अगर आपका, आप में से कोई ऐसा भी विद्यार्थी क्या जो मुझसे पहले पढ़ चुका है, तो तुम लोगों को एकदम चुप रहना है। ये नहीं कि कोई बात मैं बोलने के लिए आगे बढ़ूं तो तुरंत बीच में हाँ हाँ मैं जानता हूं। कितना मैं उदाहरण लेके आऊंगा। कभी क्लास में, हमारी क्लास में विशेष करके फोन वगैरह अगर आए तो डरना नहीं है। जैसे घर का फोन आ जाए, है ना, मम्मी पापा का फोन आ जाए, डांट दिया करो। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूं या कर रहा हूं, तुरंत फोन काट दो। क्या करना है? फोन काट देना है, डांट देना है। लेकिन बाबू अगर भविष्य का फोन आए तो हमें डांट देना, ये मास्टर क्लास रोको थोड़ी देर के लिए। किसका फोन आ रहा है? भविष्य का फोन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस क्लास में बैठे हुए भविष्य को इग्नोर किया तो जो आप, जिसके लिए आप अपना भविष्य बना रहे हैं, तय है कि इतने टाइम में वो किसी और के साथ भविष्य बना लेगा। फिर आप इसमें कौन सी ताली थी, फिर इसके बाद आप हमें दोष देंगे। तो अगर ऐसा कोई मैसेज फोन कॉल आए तो आप हमें रोक दीजिएगा या बाहर जाके बात कर लीजिएगा। भविष्य खराब नहीं करना है। बड़ी मेहनत के बाद कितना मैसेज, कितनी रातें निकल गई होंगी, इतनी तन्हाइयों में आपने जो है ना गुफ्तगू किया होगा, तब जाकर के वो बातें आई। अब पता चले कि थोड़ी देर के लिए,
तो होता रहेगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। ठीक है, एडमिशन कब से होगा? एडमिशन आप परेशान मत हुई, हम एडमिशन ले लेंगे, फीस आपसे जमा करवा लेंगे, बशर्ते कि आप एक बार मेरे प्रदर्शन को देख लें। हालांकि देखने मात्र से कुछ होता नहीं है, आपकी अपनी कड़ी मेहनत, जो मैं लाइन बता रहा हूं सुन लो मुन्ना अंतिम रो से, फिर मैं अपने टॉपिक पर चलूंगा। नाम पता है ना क्या नाम है हमारा? हाँ, जैसे कभी कोई इसलिए नाम लिख देता हूं, शशांक पाठक है ना, इसलिए लिख देता हूं ताकि कभी कोई कंप्लेन करना हो मैनेजमेंट को तो आसानी हो, पता चले मेरे नाम से किसी और का कंप्लेन कर दो जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, एक दो बार ऐसे हाथ से हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर इस एग्जाम्पल को समझ लो, इसे और इसको समझ करके खुद अपने आप में भी उतार लेना, ध्यान रखना। अब यहां पर इस चीज को देख लिए, ये सफल हुआ, ये भी सफल हुआ, बट दोनों संयोग मात्र से हुए हैं। ठीक है, तीसरा विद्यार्थी जिसकी क्षमता इस प्रकार की चलने की थी वो इस पे चलने लगा, तो ये सब बड़ा हौच पौच की स्थिति होती है। अब हमारी भूमिका क्या होती है कि जब बाबू आप चलना शुरू करते हो, आप हमें एक गाइड मान लेते हो, तो हम आपसे ये बोलते हैं कि आप वहां से खड़े होइए और फिर आप इस गली वाले रूट को पकड़िए और फिर आप यहां से आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। तो हम आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाते हैं जहां बाकी के रास्ते की तुलना में कठिनाई कम है। दूसरा, जब आप यहां से आते हैं तो हो सकता है कि आपके आने की भी स्पीड बहुत कम हो, तो जो आने की स्पीड है वो बीच बीच में हम आपको याद दिलाते हैं कि बेटा जो आप ये 100 मीटर की दूरी बीच का तय कर रहे हो, बड़ा स्लो स्पीड में तय कर रहे हो, इसमें तुम अपने स्पीड को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। फिर आप हमारे बार बार कहने से हो सकता है कि उस चीज को मान लें, आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो हम आपको आपके समय को याद दिलाते हैं, सहज रास्ता करने में आपका सहयोग देते हैं, आपके स्पीड को आप मेंटेन करने में आपको सहयोग करते हैं, और परिणाम यह होता है कि आप दिए गए समय में आप अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर किसी बात को आपको समझना है तो यही समझना है जो मैं कह रहा हूं आपसे, कि हर स्थिति में चलना आपको होगा। हम नहीं चलेंगे, हम इस मंच से एक कदम नहीं उतरेंगे, चलना आपको होगा। अब आप हमारी बात कितनी मानेंगे, कितना करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए कि आप सारे लोगों को इसी रास्ते से चलाएंगे, क्योंकि आप टीचर हैं, तो जब मैं सारे लोगों को चलाऊंगा तो मुझे अच्छे से पता है कि चलने के लिए सब हां तो करेगा, लेकिन करेगा अपनी मनमानी। कुछ वहां से चलेगा तो कुछ दाएं फिसल जाएगा, कुछ बाएं फिसल जाएगा, कुछ पार्क में चला जाएगा, कुछ भविष्य बनाने चला जाएगा, कुछ घर की जिम्मेदारी, फिल्टर करते करते 10 बचेगा, तो जो 10 बचेगा वही अंत में आकर के यहां पर पहुंचेगा। इस बात को आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो हमारी और एक शिक्षक की भूमिका, एक कोचिंग की भूमिका यही होती है। अगर इतना आप स्वीकार करते हो तब आप तैयारी करना, नहीं तो अभी भी देर नहीं हुआ है बाबू, अभी भी जाइए। जो आप पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई के हिसाब से रोजगार तुरंत आप ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी रोजगार, आपके अलावा और भी लोग बैठे हुए हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो अगर इस बात को समझ पा रहे हैं कि अंतिम रूप से मेहनत किसे करना है, आपको करना है। किसे करना है? हमें नहीं, आपको करना है। किसे करना है? आपको करना है। तो फिर आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे। हम आपके लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट वाली बात होगी, वही करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर कभी आप चलते हुए जाइएगा, मेरे नाम से सर्च कीजिएगा, तो हाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद इस बात को कहते हैं कि हाँ भूमिका रही, तो चीजें वो बनी रहती हैं। तो इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ आप काम करेंगे। आप अगर बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि 100 में से 90 विद्यार्थी नॉर्मल ही होते हैं, जिनका सिलेक्शन 100 सीटों में से 90 होता है। 10 ऐसे होते हैं जिनका तो होना ही होना है, वो शुरू से ही बचपन से पढ़ने में तेज होते हैं। जब आप पहली कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक 2-3 विद्यार्थी ऐसे होंगे आपके साथ पढ़ाई किए होंगे जो शुरू से ही बहुत तेज होंगे। वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं सब में टॉप करते होंगे। और कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो शुरू से ही कमजोर होंगे, वो लास्ट वाले रैंक से शुरू होते होंगे। तो बताइए उनमें अंतर होगा कि नहीं होगा? और आप दोनों विद्यार्थी हैं, मान लीजिए एक बहुत तेज विद्यार्थी बैठा है, एक नॉर्मल विद्यार्थी बैठा है, तो इस बात को कहने में तनिक भी दिक्कत नहीं है कि जो तेज विद्यार्थी बैठा हुआ है वो आपकी तुलना में समय पर बातों को कैच करेगा। तो उसको
अब और संयोग से अगर वो आपके बगल में बैठ गया है तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों? उसको हर चीज समझ में आएगा, आपको नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे यार मेरा नहीं होना है। जबकि हकीकत यह है कि वो उनकी संख्या मात्र 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। और 100 सीटों में से 10 ही सीट तो वो लेके जाएगा, 90 पर आप हो, लेकिन उसको देख करके आप 90 भी अपना खो देते हो। तो अपना ही ध्यान रखना है, अपने तरीके से चलना है। बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ गया ना? तो हमारी भूमिका इतनी ही है। अब जब आप कोचिंग करते हो, जो भी 1 साल 1.5 साल का समय लगता है, उसमें क्या होता है, एक शिक्षक जिस सब्जेक्ट को जी रहा होता है वो एक कम समय में आपको पूरे सिलेबस को सहज तरीके से समझाने में कामयाब होता है और आप उसको समझ जाते हो और फिर आप अपनी लड़ाई आगे करते हो। खुद से आप पढ़ोगे तो इस बात को तनिक भी दिक्कत नहीं है कहने में कि अगर हम 1 महीने में जिस बात को समझाएंगे आपको 1 साल लग जाएगा। और हो सकता है कि उतना टाइम तो लेकर के आप नहीं आए हो ना, सबको ना लगे, लेकिन अधिकांश लोगों को 1 साल लग जाएगा। आप एनसीईआरटी अपने आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, देख लीजिए, आप 10 दिन के बाद रख देंगे बुक, समझ में नहीं आएगा कि अगले पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है। जबकि सोचो एनसीईआरटी 6ठी क्लास के बच्चे के लिए लिखा गया है और आप सब लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट की स्थिति में होंगे और नहीं समझ पाते होंगे 6ठी क्लास की किताब, 7वीं क्लास की किताब, तो दिक्कत होती है। इसलिए इस बात को स्वीकार करेंगे कि गुरुजी जितनी बात आप कहेंगे, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य होगा उस चीज को हम मानेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अभी 2 दिन पहले एक एग्जाम हुआ है, आप लोग देखे होंगे, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का हुआ है ना, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। और इस परीक्षा में मैं नहीं कर रहा हूं, हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाने आया हूं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूं अभी। और कई बार बच्चों के मन में भ्रामक बातें हो जाती है कि क्वेश्चन बहुत कम आता है या नहीं आता है, लेकिन कमीशन को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो कभी भी प्रश्न पूछ सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक देखिए क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ था कि हड़प्पा वासियों, एंशिएंट से ही, कि हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हम क्वेश्चन लड़ाते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं वो गलत है, उनकी अपनी मेहनत है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि आप क्लास पढ़िए, आपकी समझ बेहतर ढंग से डेवलप हो जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक सिंपल सा था और इसमें यही था कि हड़प्पा वासी 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाने के लिए आंशिक दफन, दाह दफन। अगला पॉइंट था इसमें, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। तीसरा था लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाया गया है। और ये सारे विकल्प है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है कि टू द पॉइंट, ये आपके ही बैच का नोट्स है, ये आपके बैच का नोट्स है, मॉर्निंग बैच का, ठीक है, जिसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं और ये एंशिएंट हिस्ट्री का ही नोट्स है। और हम ये नहीं कर रहे हैं जितना पढ़ाना चाहिए उससे ज्यादा, उससे अधिक। और मैं यही कह के पढ़ाया था कि आप इस बात को समझिए कि कमीशन कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपकी समझ डेवलप होगी तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और हम ये नहीं कर रहे हैं, आप उठा करके कभी भी किसी विद्यार्थी से नोट्स देखेंगे, ये ऑन कैमरा मैं इस चीज को दिखा रहा हूं, ये भी नहीं कि करके नोट्स बनाता हूं, सारी चीजें करता हूं, फिर अंत्योचित संस्कार और सारे पॉइंट्स देखिए क्रम से भी अगर दिख रहा होगा, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, फिर इसके बाद सब कब्रिस्तान, यहां से यहां, फिर ये R37, ठीक है, 3 पंक्ति वाला, मतलब बहुत सारी बातें। इसका मतलब ये नहीं, हो सकता है कि ये संयोग भी हो, लेकिन कहने का मतलब इतनी मेहनत करा देता हूं, इतना पढ़ा लिखा देता हूं कि आपको फिर दोबारा जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके ही क्लास का है, हमारा नोट्स नहीं, मतलब हम ही पढ़ाए हैं, लेकिन आपके ही क्लास का बच्चा लिखा हुआ नोट्स है। तो अब हमारे पास सब रिकॉर्ड है ना, हम इसलिए आज की क्लास में सब सारी बातें बोल रहे हैं कि आपको इस चीज को लेकर के लगे। अभी विजिट करिएगा, एक छात्र यूपीपीसीएस में ARTO 2nd रैंक, एक विद्यार्थी, मैं नहीं, स्टूडेंट इस बात को बोलता है। अगर मान लीजिए हमने मेहनत XYZ कहीं पर भी किया हो, लेकिन आज मैं ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में हूं ना, तो आज मैं यहां मेहनत करूंगा ना। अगर किसी XYZ कोचिंग में हमने पढ़ाया, वहां से रिजल्ट आया, तो आज यहां पढ़ा रहा हूं, आप लोग हमें रिजल्ट देंगे। जैसे वहां से हमें इज्जत मिला, वैसे आप हमें इज्जत देंगे। आप एक विद्यार्थी, अब चूंकि हर चीज इसलिए आपको करना होता है कि आप लोगों के मन में कई बार क्या होता है, भ्रम हो जाता है, ठीक है। अब
बस 2 सेकंड का समय आप हमें देंगे। अब शायद ये आवाज वहां तक जाए। रोज बिजी रूटीन की तरह बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर आज काफी मतलब अजीब लग रहा, थोड़ा मतलब बेवकूफी मैंने जो किया उससे अफसोस भी हो रहा कि एओडीओ का जो फॉर्म निकला था मैंने नहीं भरा था। मैं तो रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने बोला ये नहीं, लेकिन अब जीएस का पेपर मैंने देखा और पहली पाली में जो हुआ और जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो क्वेश्चन पूछा था आपने, जिस तरीके से एकदम सरलीकृत तरीके से आपने जो समझाया था उसके अंतिम संस्कार से रिलेटेड, और आकर के जो मैंने और 2-3 एड ऑन किया था उसके अंदर, मतलब अपने खुद बुक से और 2 एड ऑन किया था, तो एकदम मतलब लगा कि यार कुछ नहीं, मुझे फॉर्म फिल करना है। बोला ना कि लगा कि कुछ है ही नहीं, कोई अस्तर नहीं, ये एग्जाम दे ही रहे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब होता है कि हमारा उस और हमने उस पर रिएक्ट भी किया कि मुन्ना, हमने उस पर ये रिएक्ट किया कि हम उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। उसमें ये है कि आपकी भूमिका है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, आप जान रहे हो। तो अच्छी बात ये होती है चीजों को लेकर के। श्रेष्ठ यूपीपीएससी पीसीएस 2024 में जिसका रिजल्ट 30 मार्च को घोषित हुआ है, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन एआरटीओ के पद पर हुआ है। इस चयन प्रक्रिया में शशांक पाठक सर जो कि हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने न केवल मेरे हिस्ट्री रिलेटेड डाउट सॉल्व किए बल्कि पूरी प्रोसेस के दौरान मुझे काफी मोटिवेट भी किया और एज ए मेंटर मुझे गाइड भी किया सर का। लेकिन मैं इस बात को करता हूँ, कोई श्रेय नहीं, हमने कई बच्चों को पढ़ाया था लेकिन सबका नहीं आया ना। आया किसका? जिसने खुद मेहनत। तो हम हमेशा इस बात को करते हैं 1000 रिजल्ट 100 रिजल्ट कोई मायने नहीं, जब आप मेहनत करोगे ना उसी में हमारी इज्जत होती है। आज मैं इस मंच से इसलिए दोनों ऑडियो वीडियो आपको दिखा पाया कि वो आप लोगों के द्वारा वो इज्जत बढ़ाया गया था। हमने तो हजारों की संख्या में लोगों को बढ़ाया। बहुत सारे लोग जो फेल हुए होंगे वो भी तो कह सकते हैं कि हमने सर से पढ़ा था और हम फेल हो गए। और एक क्या बोल रहा है कि सर की जो भूमिका सहयोगात्मक। तो इसमें सच्चाई क्या है? आपकी मेहनत। छोटी बच्ची है, थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है, हम जिस बात को बोलते हैं बच्चे स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उस रिदम में चलते हैं, परिणाम दे करके जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और उस भरोसे उस विश्वास के साथ। ठीक है, तो प्रदर्शन क्लास में अच्छा इस उदाहरण को आप समझ गए। अंतिम रूप से मेहनत किसको करना है? आपको करना है, और मस्ती के साथ, कोई प्रेशर कोई तनाव ये सब नहीं लेना है। कहीं जुड़िए मुन्ना, कहीं जुड़िए, चाहे आप हमारे वहां पढ़िए, चाहे किसी और के वहां पढ़िए, चाहे जहां, लेकिन आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए अधिक टाइम मत किल करिए। एक छोटी सी बात आप बताइए, बक्सर और प्लासी का युद्ध बक्सर और प्लासी में ही कराया जाएगा कि हरियाणा में करा दिया जाएगा? बक्सर और प्लासी में होगा ना। प्लासी 1757 में होगा कि किसी और डेट में होगा? बक्सर 1764 में होगा, किसी और में होगा? अच्छा, हम प्लासी के युद्ध को जो है 1947 में कराएंगे क्या? 1757 में कराएंगे। तो कोई भी आएगा वो प्लासी बक्सर में ही कराएगा। तो किस बात की टेंशन? इतिहास कोई भी पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, वो टॉपिक वही पढ़ाता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। यह ध्यान रखना, देश आजाद 1947 में ही शिक्षक करा करके जाएगा, किसी और डेट में नहीं करा के जाएगा। फिर डेमो किस बात का? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी को लेकर के हैं, आंख बंद करके पढ़ाई शुरू कर दो। कोई प्रदर्शन नहीं होता है मुन्ना, कोई प्रदर्शन नहीं, ये ध्यान रखना। और शायद आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। डेमो क्लास का बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो मेरा मानना होता है कि अगर शिक्षक की बात आप समझ ले रहे हैं, भाषा समझ ले रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ भी मत देखना। उसकी जानकारी को तो देखने का प्रयास ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि वह आपके लिए हमेशा बेहतर करके आएगा। हमें जितना आएगा हम आपको बताएंगे, जितनी जरूरत होगी हम स्टडी करके आएंगे, नोट्स लेकर के आएंगे, पढ़ करके हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि सर नोट्स लेकर के आते हैं या क्या लेकर के आते हैं, मतलब नहीं है। क्योंकि OMR सीट हमें नहीं कलर करना है। किसको कलर करना है? आपको कलर करना है। तो प्रयास यही होना चाहिए ना कि अधिक से अधिक सही बातें, अधिक से अधिक फैक्ट, अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक चीजें वो आपको मिलनी चाहिए। ये हमारी मेहनत है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और मैं इस उम्मीद से इस बैच की शुरुआत कर रहा हूं कि जैसे इन बच्चों ने गौरवान्वित होने का मुझे अवसर दिया है, वैसे मैं
आप सबसे भी इस उम्मीद के साथ क्लास को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि आप भी हमें ऐसा अवसर देंगे कि जिससे हमें कि वो गौरव महसूस हो सके। तो देंगे कि नहीं देंगे? सारे लोगों में आवाज जोश आनी चाहिए। अभी नहीं आ रहा है, बस ये ऊपर तक की आवाज जानी चाहिए। ठीक है, तो हम इतिहास विषय के साथ अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं, और अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले कि सिलेबस हम लोगों को लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार सिलेबस लिख करके और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। सिलेबस, ठीक है। और हिस्ट्री में जिस सेगमेंट से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे वो है एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास। देखिए, आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एंशियंट और मिडेवल से इस बात को कहने में दिक्कत नहीं है कि मॉडर्न की तुलना में कम क्वेश्चन आते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कमीशन कभी भी प्रश्न की संख्या को कम बेसी कर सकता है। तो इसीलिए आपको हर सेगमेंट पर अपनी पढ़ाई के दौरान बराबर ध्यान देना होगा। जब आप परीक्षा देने जाओगे उस समय आप अपने समय के हिसाब से रिवीजन करोगे, लेकिन शुरू से यह काम आपको नहीं करना है। शुरू से चाहे किसी टॉपिक से 2 प्रश्न आए चाहे ना भी आए, आपको बराबर मेहनत करना है, बराबर टाइम देना है। ठीक है, यह गलती स्टार्टिंग से कभी भी मत करना, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न जो हैं, अगर मान लीजिए आप उसको इग्नोर करके शुरू से चल रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए हिस्ट्री में आपने मॉडर्न कवर कर लिया, अब तो मॉडर्न के सारे प्रश्न तो आप कर नहीं पाओगे। एक मानवीय त्रुटि तो होती है ना, ह्यूमन एरर होता है कि नहीं होता है। अब मान लीजिए ह्यूमन एरर की वजह से आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब जिस बच्चे ने एंशिएंट और मिडेवल को भी ध्यान दिया है वो वहां से क्वेश्चन उठा लेगा, और जब उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो तुरंत आपसे लीड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लीड कर जाएगा ना। तो इसीलिए आपको बराबर सभी पर ध्यान देना है। हां, जब आप एग्जाम देने जाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के किस किस सेगमेंट पर कम समय देना है, किस किस पर अधिक देना है। बट शुरू से इस काम को मत करना। शुरू से करोगे तो फिर आप 2-4 साल तक तैयारी करोगे और फिर हमारे संपर्क में तब तक बने रहोगे जब तक हम खुद नहीं कह देंगे कि बाबू अब आप छोड़ दीजिए तैयारी करना, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें बनती हैं। तो प्राचीन इतिहास में आप पहले टॉपिक लिख लीजिए, पाषाण काल। ठीक है, इसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, पाषाण काल। हिंदी में ही लिख रहे हैं सब, स्टोन एज। ठीक है, लिखो मुन्ना। पाषाण काल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चलेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा, देखिए, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति। चौथा टॉपिक आपका है सूत्र काल। कौन सा टॉपिक है? सूत्र काल। अब ये जो सूत्र काल है ना, इसका जो समय है बाबू, इसके अंतर्गत सब टॉपिक बनता है। छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, लेकिन कई बार उसको जो है बड़े टॉपिक के रूप में बना दिया जाता है। तो आप एक काम करेंगे, इसको मेन टॉपिक ही बना देंगे। इसके बाद आप लिख लीजिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईसा पूर्व, और इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? महाजनपद काल। कितने महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं इसमें? 16 महाजनपद। ठीक है, इसके बाद बाबू
दो महत्वपूर्ण धर्म हैं जिनको यहीं पर देखना होता है। एक तो है बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इनके साथ प्लस प्रमुख संप्रदाय, अन्य प्रमुख बता रहा हूं बाबू, अन्य प्रमुख संप्रदाय, पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, सूत्र काल, ठीक है, सूत्र काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद काल, इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसी में अन्य प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इसमें होगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों मिलकर के मगध साम्राज्य को बनाएंगे। फिर इसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। फिर इसके बाद गुप्त काल। फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल। ठीक है, अच्छा एक बार कैमरा घुमा दीजिए ना, समझ रहे हैं? कैमरा घुमा कर किसको देखना चाहते हैं? ओके, एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अगर बुक खरीदना होगा तो कौन सी बुक, बता दे रहे हैं। पॉइंट आउट हो गया है। अब देखिए, इसके अलावा हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास अलग से पढ़ते हैं, स्पेशल दक्षिण भारत का इतिहास। तो एक पार्ट तो ये हो गया आपका, कितने टॉपिक हो गए? ठीक है, 11-12 टॉपिक हो गए। फिर नीचे एक हेडिंग बनाइए, दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास। और दक्षिण भारत के इतिहास में आप यहां शुरू करेंगे महापाषाण काल। ठीक है, इसको बोलते हैं मेगालिथिक कल्चर। इसके बाद संगम काल, संगम काल। और संगम काल में बाबू ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, साहित्य प्लस प्रमुख राजवंश, और इसमें चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, साहित्य, फिर प्रमुख राजवंश, चोल, चेर, पांड्य। इसके बाद इसके अलावा संगम में अगला जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चोल साम्राज्य का। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले एक और टॉपिक, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश मतलब इसके क्रम में कोई भी आगे पीछे पढ़ सकते हैं, बट ये टॉपिक है चालुक्य वंश, चोल साम्राज्य। इसमें एक है पल्लव वंश, नाम सुने होंगे। एक है राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो चोल, पल्लव,
राष्ट्रकूट चालुक्य, और लास्ट में लिखिएगा अन्य प्रमुख, अन्य प्रमुख, अन्य प्रमुख, अन्य प्रमुख। हो गया। तो इतने टॉपिक अभी हम नहीं आपको बताएंगे कि इनमें से कौन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी से अगर हम आपको बता देंगे तो आपका फोकस फिर उसी टॉपिक पर जाएगा। जब एक बार इन सारे टॉपिक को मैं आपको पढ़ा दूंगा तो फिर दोबारा से हम आपको बताएंगे कि एंशिएंट में आप जब एग्जाम के समय जब आप जाओगे तो किस किस टॉपिक को पढ़ोगे। हाँ, तो हम आपको वहां पर बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बट अभी से आपको जिद नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऑनलाइन बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर बुक का नाम बता दीजिए कि अगर बुक वगैरह खरीदना है। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी जब तक क्लासेस चल रही हैं आप किसी बुक पर मत जाइए। आप बहुत अगर उत्सुक हैं तो आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एनसीईआरटी आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप परेशान हो जाएं, क्योंकि उसके टॉपिक जो एनसीईआरटी अभी आप चल रही है उसमें क्या होता है कि कब टॉपिक चेंज हो रहा है और किस किस टॉपिक को एक साथ दे रहा है, तो आप अभी एक तरीके से उसको अच्छे से उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। दूसरी मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे हम आपको टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने आपको स्टोन एज पढ़ा दिया, मान लीजिए हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा दिया, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पीवाईक्यू आप क्या करिएगा, सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी स्थिति में। अगर 10 में से 10 सॉल्व कर रहे हैं तो स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे तो आप मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं से कॉपी कर रहे हैं। तो 10 में से 8 का मतलब कि 80%। 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो चाहे ज्ञानवश चाहे मानवीय त्रुटि, वो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। हट जाए, अभी नोट नहीं कर पाए। अच्छा, तो बुक की अगर बात करें तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम जब सॉल्व करते थे तो घटना चक्र का लेते थे। किसका? घटना चक्र का आप ले सकते, लेकिन किसी भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, ठीक है, आप कहीं का भी। तो एक महत्वपूर्ण बात, अब अगर बुक की बात आप करिए, बुक की बात करिए तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक तो आर.एस. शर्मा की बुक आती है, रामशरण शर्मा की। एंशिएंट हिस्ट्री में किसकी बुक आती है? रामशरण शर्मा की बुक आती है। तो एक तो आप रामशरण शर्मा की बुक ले सकते हैं, ये आसान भाषा में है, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा और अधिक आप अगर जाना चाह रहे हैं तो एक बुक और आती है, डी.एन. झा एंड कृष्ण मोहन श्रीमाली, तो जिसको झा श्रीमाली के नाम से जाना जाता है। तो एक बुक आती है जिसको आप झा श्रीमाली बोलेंगे तो आपको वो बुक मिल जाएंगी, द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली। तो झा श्रीमाली आप बोलेंगे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री की बुक वो आप ले लेंगे। एक और बुक आती है, केसी श्रीवास्तव की बुक आती है। किसकी आती है? केसी श्रीवास्तव की बुक आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुकें हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में गाइड फिर आना शुरू होता है। गाइड और बुक में अंतर समझते हैं ना? बुक जो टेक्स्ट बुक होती है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, और गाइड जो होता है जो हम जैसे शिक्षक सब सारे लोग मिल करके कई किताबों का कंपटीशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये किताबें कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है, ये एकेडमिक किताबें होती हैं, ठीक है, जो कॉलेज स्तर पर आपको लिखी जाती हैं। और इन्हीं सब किताबों को पढ़ करके फिर एक कॉम्पिटेटिव किताब तैयार की जाती है जो गाइड होता है। तो गाइड जब आप पढ़ोगे, बहुत सारी गाइड हैं, जब आप गाइड पढ़ोगे तो गाइड मैं इसलिए रोकता हूं क्योंकि गाइड जब आप पढ़ोगे ना तो किसी भी एक टॉपिक में इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं कि आप एकदम परेशान हो जाओगे।
आपको लगेगा कि हमें ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो एकदम स्ट्रेस में। तो इसीलिए अभी आपको नहीं जाना है। बहुत मन करे तो आप इनमें से ले लीजिए, नंबर 1 पर इसको रख लीजिएगा, और गहरी रुचि होगी तो इसको ले लीजिएगा, और बहुत ज्यादा रुचि होगी तो इसको ले लीजिएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जरूरत नहीं है। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको, मोर देन है। जो ये नोट्स हैं, ये थोड़ी ना है कि हम जन्म लेते ही इसको सीख गए थे, और ये हमारा थोड़ी ना लिखा हुआ है। इसको थोड़ी, इस भ्रम में तो नहीं हो ना कि गुरुजी का ज्ञान है, हमारा ज्ञानवान नहीं है। ये जो इतिहासकार इतनी सारी बातें कह गए, इन्हीं की किताबों को मैं पढ़ा हूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हूं, तमाम गाइडें पढ़ा हूं, तमाम कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ा हूं, फिर मिला जुला करके वो नोट्स तैयार हुआ है जो आपके बीच में जाता है। तो ये नोट्स खुद ही बहुत सारी किताबों का संग्रह है, बहुत सारे क्लास नोट्स का संग्रह है। तो अब आप इसको नहीं पढ़िएगा, फिर आप जाकर के किसी बुक पर डिपेंड हो जाइएगा, तो अभी वो काम नहीं करना है आपको। ठीक है, कितने लोग मानते हैं कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मैं मान लूंगा। अच्छा, अब कितने लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, कुछ तो इतने नवाब है, हाँ देख लिया कि वो बड़े आराम से रहेंगे। अरे गुरुजी आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहना होता है। अब कितने लोग ऐसे कि नहीं सर हम ठीक है, हम पढ़ेंगे लेकिन करेंगे अपनी वाली, ऐसे कितने योद्धा हैं? होंगे तो जरूर। एक, क्या नाम है? गोलू, सोनू, ठीक है। तो मतलब आपने ठान लिया है ना, कि मास्टर जो भी कहो लेकिन करेंगे हम अपने वाले। आप लाख मना करोगे लेकिन मैं 2 बजे के बाद भी जागूंगा, है ना। अचीवमेंट्स तो मैं लेके छोड़ूंगा, तो सिलेक्शन लेना है। अच्छा, इसमें हमारी आपकी अभी कौन सी लड़ाई हो गई कि आप हमारा कहना नहीं मान रहे हैं? पहले दिन से अभी तो हम कुछ पढ़ाए भी नहीं। पहले भी आप क्लास किए हैं तो फिर से क्लास कर रहे हैं, तो या तो गुरुजी नहीं समझा पाए या तो आप समझ नहीं पाए। घर चले गए थे? अच्छा, सिलेक्शन हो गया था, फाइनली सिलेक्शन हो गया है। अच्छा अच्छा, मतलब इस कारण से आपका, तो बाकी तो सबका तो तुम्हें तो यार और भी हट नहीं करना चाहिए कि मैं बात नहीं मानूंगा। हाँ, तुम अकेले भी द्रोही हो। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को, अब ये क्या लिख रहा है? मैं मान लूंगा सर। बोलिए ना सर, क्या बोले बताओ, जो क्या सुनना चाह रहा है। कैमरा पर नोट्स दिखाइए। इन नोट्स कैमरा पर नहीं दिखाए थे क्या जी? तो काहे परेशान हो, देख लेना। इसका क्या मतलब है, सब तुमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, परिचय। अच्छा मुन्ना, जरा देना कॉपी। किसी भी विद्यार्थी का नोट्स इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए, हमारी क्लास में विशेष करके। बुझाया कि नहीं? हाँ, यस। यानी कि वो भी लाइन वाइन वाला बना लो, नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ। ये जब तुम जरा उठाओ उसको, तो ये सादा वाला कॉपी है ना, इस टाइप का, मतलब ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार का नोट्स तो कदापि हम स्वीकार नहीं करेंगे मुन्ना। आई बात समझ में? किसी भी विद्यार्थी को बहुत दिक्कत है तो हमसे संपर्क करेगा, हम खरीद के दे देंगे। हाँ, हम भले ऐसे ही घूमेंगे मार्केट में, अब आप कहिएगा तो हम दिहाड़ी करके कमा के आपको खरीद के देंगे, हम देंगे जरूर। आप नहीं होगा तो आप बताइएगा हमसे, हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन इतनी दीनहीनता नहीं। कोई भी विद्यार्थी अपना कमजोर और उस तरह से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तुम सब में बड़ी शक्ति है। आई बात समझ? सबका मोबाइल रिचार्ज होता है, खत्म नहीं होने पाता है ना, उससे पहले सब लोग। तो नोट समझ में आ गया ना? और हम क्लास में घूम घूम के देखते हैं, पढ़ाते हैं, हम ऐसे शिक्षक हैं। हम नोट्स ले लेते हैं, हमारे पास इतनी कॉपी है आप ही लोगों की। ये सब बदल के आना है। बुझाया? क्या बुझाया? हाँ, इस पे नहीं लिखना है। अरे तुम सब लोग इस पे नहीं लिखना है। तुम बताया नहीं आसपास, और कहीं इस प्रकार की कॉपी खरीद लेते हो? ऐसे ही एग्जाम में उस वाले कॉपी पे लिखना है। सबकी कॉपी वैसे होनी चाहिए जैसे वहां पर वो लड़का लिखा हुआ है। चलो, अब एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, परिचय। परिचय, परिचय, परिचय। ठीक है, और किसका परिचय लिखना है? इतिहास।
लिखिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? इतिहास किसे कहते हैं? बीते हुए काल, बीते हुए घटना। कितने लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं ग्रेजुएशन में और पीजी में? एक। अच्छा, संख्या ठीक ठाक है, पढ़े तो सब लोग होंगे इतिहास। आपने क्या बताया, इतिहास किसे कहते हैं? बीता हुआ काल इतिहास कहलाता है। और कोई इधर से? हां, किसी भी राष्ट्र के बीती हुई बातों को बताना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा बस। और किसी का जिसको लगता है कि सर मेरी बात सुन लो नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगा? यस, यू यंग मैन। अतीत के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास, ठीक है, गुड। और कोई? अच्छा, हिती बीती, अच्छा, हिती बीती हुई कहानी को इतिहास। हिती का क्या मतलब है? अच्छा, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। ओहो, यानी कि पहले जो खेल हम लोग कर दिए हैं वो इतिहास है। हाँ हाँ, बताइए साहब। संकेत रूप से? अच्छा, ठीक, तो मतलब करीब पहुंच रहे हैं। बस एक और लास्ट में एक, हाँ, आप ही का बता दीजिए। इतिहास का अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में करना इतिहास कहलाता है। लेकिन यार हम अब यही नहीं समझ पाएंगे कि इतिहास, किस इतिहास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? अच्छा, चलिए बैठिए। एक सिंपल सी बात है, हम आपकी तरफ से ही बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे आपने कहा और भी एक्स वाई जेड, लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी बातें सबकी सही हैं, ठीक है। हम भी जब विद्यार्थी थे तो हम भी आप ही की तरह डेफिनेशन बताते थे। वैसे सब्जेक्ट हमारा इतिहास ही रहा है, तो अब समझ थोड़ी सी डेवलप हो गई है। अच्छा, मैं सिंपली एमए भी नहीं हूं, मैं पीएचडी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो संभवतः आपके बैच के साथ ही साथ मिठाई खाएंगे एक साथ, जब हम फाइनली सबमिट कर लेंगे पीएचडी, ठीक है। तो देखिए, इतिहास क्या है, जैसे आपने कहा कि बीती हुई घटना इतिहास कहलाती है, ठीक है। ने बतियाओ जायद बीती, वो कह रहा है कि हमने ऐसा ऐसा खेल कर दिया है तो इतिहास है ना। तो बीती हुई घटना इतिहास। एक बात बताइए, जो भी घटना बीत चुकी है, अगर हम उसको इतिहास मानते तो फिर हम उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक प्रश्न मन में बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, बहुत सारी घटनाएं बीत रही हैं। हमने और आपने भी आज के 2-4 साल 6 साल पहले ऐसा कोई खेल कर दिया होगा, या नहीं किया होगा, कोई और किया होगा, तो क्या कभी इतिहास विषय में पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता है। इसका मतलब घटना तो बीती है ही, लेकिन इतिहास विषय में नहीं पढ़ा जाता। तो यानी कि हर अतीत की घटना इतिहास नहीं होती है। लेकिन बात यही है कि इतिहास भी जो है वह अतीत की ही घटना होती है, लेकिन हर अतीत की घटना इतिहास नहीं होती है। दरअसल इतिहास शब्द की व्याख्या सबसे पहले बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। और इतिहास शब्द को अगर भारतीय संदर्भ में हम बात करें, किस संदर्भ में बात करें? भारतीय संदर्भ में बात करें, तो यहां पर आप देखेंगे इतिहास जो लिखा हुआ है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 भागों में। इति प्लस ह प्लस आस। कुछ विद्वान जो है आप यहां पर देखेंगे कि 2 ही पार्ट में इसका विभाजन करते हैं, ठीक है, इति प्लस हास। तो किसी भी को ले लेंगे, बात एक ही बात समझ में आएगी। देखिए, इति का तात्पर्य होता है ऐसा ही। क्या होता है? ऐसा ही। है का अर्थ होता है निश्चित रूप से। क्या होता है? निश्चित रूप से। और आस का अर्थ होता है था। तो यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। यानी कि जिस किसी भी घटना के बारे में हम आज वर्तमान में जिक्र करेंगे, वह घटना इतिहास के रूप में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें यह मान करके चलना होगा कि जिस बात पर हम लोग बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से ऐसा ही था।
और यही यहां पर भी आएगा, इति मतलब ऐसा ही, और हास एक साथ हो गया है तो निश्चित रूप से था ये जुड़ जाएगा। यानी कि इति का मतलब हो गया ऐसा ही, और हास का तात्पर्य हो गया निश्चित रूप से था, निश्चित रूप से था। यानी कि अतीत के उन्हीं घटनाओं का, अतीत के यानी कि पास्ट के, अतीत के उन्हीं घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाएगा जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई हो। ध्यान रखना, तो हम अपने इतिहास विषय के अंतर्गत जिस किसी भी घटना का जिक्र करते हैं वह माना जाता है कि वह घटना निश्चित रूप से ही घटित हुआ है। इसीलिए हर अतीत की घटना जो है इतिहास नहीं कहलाती। लेकिन एक प्रश्न और भी है। अमूमन कई बार आप सुने होंगे अपने घर परिवार में कि हमारे बाबा जो थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनका जिक्र इतिहास में नहीं होता। भाई आप ये कह सकते हैं कि सर आपने ये लाइन बोला कि जो घटना अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई है वह इतिहास कहलाती है, और सर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे बाबा जो है एक बार गांव में शेर आ गया था, वह कई लोगों को खा लेता, लेकिन हमारे बाबा इतने शक्तिशाली थे कि शेर के 2 पार्ट कर दिए। हमने देखा था, विश्वास करिए सर, विद्या कसम। लेकिन उसको तो इतिहास विषय में नहीं पढ़ा जाता। बात तो सही है। तो अगली लाइन सुनिए, तब यह डिफिनेशन कंप्लीट होगा। अतीत के उन्हीं घटनाओं का हम इतिहास विषय में जिक्र करते हैं जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। ठीक है, यहां तक की लाइन। लेकिन कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है उसके लिए प्रमाण की जरूरत होती है। अगर प्रमाण आपने प्रस्तुत कर दिया तो वह घटना जो है इतिहास कहलाएगी, इतिहास विषय के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाएगा। अगर प्रमाण नहीं है, सोर्स नहीं है, तो सही होने के बावजूद भी वह घटना इतिहास नहीं कहलाएगी। और किसी भी घटना के प्रमाणिक होने के लिए 3 टाइप ऑफ एविडेंस होते हैं। 3 तरह के सोर्स होते हैं जो किसी भी XYZ घटना को प्रमाणिक करते हैं। पहला पुरातात्विक सोर्स, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व अगर किसी भी बात को प्रमाणित करता है तो हम मान लेते हैं कि वो घटना सही है। सेकंड, लिटरेरी प्रोमिनेंट, साहित्यिक स्रोत। साहित्य अगर किसी घटना को मान रहा है तो उसको भी हम मान लेते हैं। और तीसरा, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत, जैसे फायान, वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग, मेगास्थनीज। तो इन लोगों के द्वारा अगर किसी भी घटना का जिक्र किया गया है तो भी हम मान लेते हैं इतिहास है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत कई बार प्रमाणिक नहीं हो पाते हैं, बहुत गलत भी बातें वो बोल जाते हैं। उसके पीछे यही कारण होता है कि उनको उतनी समझ नहीं डेवलप हो पाती। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली सोर्स माना जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये तीनों प्रकार का सोर्स अगर किसी भी घटना को प्रमाणित कर देता है तो आप मानेंगे कि वह घटना इतिहास है। तो हमारे और आपके घर की कोई भी ऐसी गौरव गाथा, वीर गाथा इसीलिए इस विषय में नहीं पढ़ा जाता कि तीनों सोर्स पर प्रमाणिक नहीं था। अगर उनमें से होता तो पढ़ते। तो फिर से एक बार हम वापस चलते हैं। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन अतीत के उन्हीं घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाएगा जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। और कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो 3 सोर्स पर अगर वह घटना प्रमाणिक हो जाती है तो इतिहास कहलाएगी। नंबर 1 पुरातात्विक सोर्स, नंबर 2 साहित्यिक सोर्स, नंबर 3 विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। पर एक बात और ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी घटना को तीनों सोर्स ही प्रमाणित करें। किसी भी घटना को तीनों भी कर सकते हैं, कोई 2 कर सकता है या कोई 1 कर सकता है। जैसे अब जो घटना पाषाण काल की हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग साहित्यिक सोर्स की बात थोड़ी ना करेंगे, जहां मानव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। हम वहां पर विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत थोड़ी ना ढूंढेंगे कि मेगास्थनीज लिखा कि नहीं लिखा, फायान लिखा कि नहीं लिखा। तो वहां के बारे में जानकारी तो हमें पुरातत्व विभाग से ही तो प्राप्त होगा ना साहब।
लेकिन मध्यकाल की कोई बात रहे या एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य काल के आसपास की कोई बात रहे तो वहां पर तीनों सोर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अथर्ववेद में जो इतिहास शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है उसमें आप देखेंगे कि इति है प्लस आस या इति प्लस आस, यानी कि इति मतलब ऐसा ही, है का तात्पर्य निश्चित रूप से और आस का मतलब था, यानी कि अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से ऐसी ही हैं जिससे जैसे कि हम लोग बताते हैं वो क्या कहलाएंगी, इतिहास कहलाएंगी। ठीक है, और उस बात को कहने के लिए प्रमाण की जरूरत। तो यानी कि सही घटना, और सही घटना कैसे मानी जाएगी, जब आप उस पर प्रमाण दोगे। तो समझ में आया, बुझाया कि हमारे और आपके गौरव गाथा क्यों नहीं इतिहास में पढ़े जाते। लैला और मजनू, लैला समझ रहे हैं, लैला मतलब लैला और मजनू मतलब मजनू। तो लैला देखो कैसे गुजरा है, कौन है, मजनू। ओके, तो लैला और मजनू ये प्रेम कहानी, ठीक है, लेकिन इनके बारे में हम लोगों के पास जो सोर्स है जैसे भी है, हालांकि इतिहास के रूप में नहीं देखते लेकिन कभी कभी चर्चा हम लोग कर देते हैं। हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने प्रेम किया उसे कहीं आगे बढ़कर के आपने प्रेम किया होगा, या आपने नहीं किया होगा तो आपसे पहले वाले लोगों ने किया होगा। पहले वाले लोगों को मतलब हमें मत समझिएगा, हम प्रयास किए थे हम प्रयास किए थे लेकिन हम सफल नहीं हुए, हम सफल होते ही नहीं हैं। अब सफल होते तो यहां पढ़ाते नहीं, धोखा नहीं मिला, धोखा ही नहीं, जब फॉर्म ही नहीं भर पाए, फॉर्म ही भर रहे थे, एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रहे थे, तो धोखा मिलने का क्या है। हम जितना अटेम्प्ट यूपीएससी में लिए उससे कहीं ज्यादा अटेम्प्ट, हमसे बस गलती यही रहा कि हम गलती करते रहते हैं। किसी एक परीक्षा को टारगेट करना चाहिए था, अपना क्या है कि धैर्य नहीं था, इसमें नहीं हो रहा है तो अगला फॉर्म भर दिए। समझ में आ रहा है ना, आप लोग समझ रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा तो अगला फॉर्म भर दिए, और मानक किसी में फाइनली पूरा नहीं हो पा रहा था। दरअसल क्या है कि हमारे अंदर यह धैर्य नहीं था कि अब इतना ज्यादा टाइम दे करके 10 मैसेज हमने किया, 4 का रिप्लाई आना चाहिए, आ गया तो फिर 4 को मैसेज किया, फिर उसमें से 2 का आना चाहिए, अंत में 1 का भी नहीं आता था। आप लोगों के अंदर वो धैर्य होता है ना, आई बात समझ में, गलत करें नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है उससे अधिक प्रेम, और सारी चीजें जान लीजिए, प्रेम का कितना सुंदर उदाहरण जो है दशरथ मांझी जी ने प्रस्तुत किया। गलत कह रहे हैं, ये प्रेम होना चाहिए, लेकिन ये सब लड़ने से फुर्सत देगी तब तो। है देखो, ये दशरथ मांझी है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अतीत में दब गई हैं, अच्छा उदाहरण पेश कर सकती थी, लेकिन उनको हम लोग नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका हमारे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं होता। देश की आजादी में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हमें नहीं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी रहे होंगे जो देश की आजादी के लिए आहुति दी होंगे, लेकिन नहीं सोर्स है तो उनका नाम हम लोग जिक्र नहीं कर पाते। देश की आजादी में कोई एक ही व्यक्ति मरा था, हजारों लोग गोलियों का शिकार हुए थे, उनके अंदर बहुत जो जज्बात हुआ होगा नहीं रिकॉर्ड है, हम उनका नाम नहीं ले पाते, लेकिन जिनका नाम लेते हैं उनके माध्यम से उन्हें हम याद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारी चीजें अतीत की ऐसी हैं जो सच्ची हैं, लेकिन सोर्स ना होने की वजह से हम लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब इतिहास के डिफिनेशन को दिमाग में आपने बना लिया है ना, तो नीचे लिखिएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़िए, अभी बढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। ये टोटल टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का है बाबू। तो क्या लिखे हैं बाबू, इतिहास, अभी हेडिंग लिखे हैं ना। देखिए, इतिहास के डिफिनेशन को 2 अवधारणाओं पर हम आपसे बात करेंगे, एक विदेशी अवधारणा और एक स्वदेशी अवधारणा। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया है ये अपने देश की अवधारणा को बताया है। तो इसकी शुरुआत हम लोग ऐसा करते हैं कि शब्द से ही करते हैं। कहां से करते हैं? इतिहास शब्द से करते हैं, हिस्ट्री से लेके करते हैं। किससे करते हैं? हिस्ट्री से, फिर इसके बाद इतिहास से लेकर के करेंगे। ठीक है, तो अभी नीचे इंट्रो में लिखिएगा
हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री इंग्लिश में ही लिखना, हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा, यूनानी मतलब ग्रीक, ठीक है, हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ब्रैकेट में लिखना अन्वेषण, इसका मतलब होता है अन्वेषण, अन्वेषण मतलब, अन्वेषण मतलब खोज, हां, हिस्टोरिया ब्रैकेट में अन्वेषण, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग इतिहास के जनक, हालांकि जनक उनक नहीं है, लेकिन वही है कि विदेशियों ने जब इतिहास सबसे पहले लिख दिया तो अपने लोगों को हीरो बना दिया, है ना। इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है, हिस्टोरिका में किया है, ठीक है। अब आप नीचे लिखिए परिभाषा, परिभाषा दो विद्वान हैं उनके हिसाब से लिख लीजिए। नंबर एक लिखिए EH कार, EH कार, EH कार, EH कार, देखिए EH कार के अनुसार, EH कार के अनुसार इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच बीच एक संयुक्त वार्ता है, एक संयुक्त वार्ता है, एक संयुक्त वार्ता है, ठीक है। एक इतिहासकार का नाम और लिखिए, कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, विचारों का इतिहास है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। थक तो नहीं गए हैं? हमें 2 मिनट का और समय आप लोग दे देंगे, 1:45 और आपको फ्री कर देंगे। इसके बाद साइंस वाले सर आएंगे और हम चाहेंगे कि कल के डेमो में भी एक क्लास और हम आपसे मुलाकात करें। और कल की जो क्लास होगी, ये डेफिनेशन अभी जो बता रहे हैं इसको पूरा करने के बाद कल की क्लास में हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जितने भी लोग हैं वो पढ़ेंगे ही, या इनमें से बहुत सारे लोग
हो सकता है डेमो के लिए ही बैठे हो, बट कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल आधे घंटे में पूरी हिस्ट्री की एक ऐसी रोचक डायग्राम के तहत आपको बता देंगे कि बहुत सारी बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो बस 2 मिनट और आप लिख लीजिए, या तो एक काम करिए यहीं पर रोक दीजिए। जो भारतीय भाषा है ना, जो इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है, और अथर्ववेद में जो जिक्र है, या जो तीनों सोर्स हैं, ये सब कल शुरू के 15 मिनट में। कल थोड़ा सा एक काम और करेंगे, रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से एकदम आ जाइएगा। तो हम 12:02-4 5 मिनट पर ही क्लास में आ जाएंगे। तो टाइम अपना पहले तो 12 बजे ही तो आएंगे ना, उससे पहले शेड्यूल रहता है, यही कह रहे हैं ना, उससे पहले क्लास का आप लोग आ जाएंगे। हम 12 बजे आ जाएंगे। तो 12 से 1:30 तक जितना मैं कल की क्लास में सोच रखा हूं, एक तो मानव सभ्यता का इतिहास और एक पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए बाबू, परेशान मत होइए। एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए। आप हमें एक सहयोग की भूमिका में देखिए, खुद की कड़ी मेहनत करिए। इतना मैं जरूर आपसे कहूंगा कि हम या हमारी संस्था आपको निराश नहीं करेगी। जितना एक गाइड के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर आप उम्मीद रखते हैं, उससे हमेशा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पर चलते चलते एक शब्द यही बोलना चाहूंगा कि जब तक आप नहीं मेहनत करोगे, इस जगत नहीं उस जगत से भी अगर ताकत लग जाए, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए खुद मेहनत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।